नमस्कार दोस्तों। विजय माल्या अपने आप को कहते हैं आई एम नॉट अ चोर। So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? Yeah, well, I'm probably the only चोर who is being called चोर after repaying 2.5 times. जब एक गरीब और किसान लोन नहीं चुका पाता है तो उसका घर और खेत तक बिक जाता है, और जब एक अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक तक बिक जाता है। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या खुद मॉडल सिलेक्ट करते थे। जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था उसका कैरियर रातों रात रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता था। दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं और अगर ये चीजें गलत निकलती हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और विजय माल्या देखते ही देखते माननीय सांसद बन जाते हैं। पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने हेल्प करी थी लोन दिलाने में, और जब ये अपने प्राइवेट जेट में ट्रेवल करता था तो हाइब्रिड कुत्ता जिसकी कीमत करोड़ों में होती थी उनको लेकर करता था। विजय माल्या के ऊपर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, फिर भी ये करोड़ों रुपए पार्टी में पानी की तरह बहा देता था। विजय माल्या कर्ज चुकाए बिना पैसा लेकर 2 मार्च 2016 को विदेश भाग जाता है। अगर किसी गरीब किसान को 10,000 रुपए का लोन चाहिए होता है तो बैंक न जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी, बहुत कुछ चीजें मांगता है। लोन न चुका पाने पर रिकवरी वाले उसके खेत, घर और जान तक के पीछे पड़ जाते हैं। इन सारी चीजों को लेकर नियम कानून सख्त भी होने चाहिए, क्योंकि आम जनता का मेहनत का पैसा होता है। लेकिन लोगों को गुस्सा वहां पर आता है जब सेम बैंक एक अमीर आदमी को कई हजार करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के बस उनके नाम पर दे देता है, और वो आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके पैसा होने के बाद भी पैसे को वापस नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक चाहे कोई गवर्नमेंट हो चाहे सरकारी बैंक हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक ट्रेंड सा चल गया था जिसमें पावरफुल लोग आम जनता के हजारों करोड़ लूटकर यूके में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। ये लोन के नाम के ऊपर इंडिया के अंदर ये लोग कैसे सर्कस बना कर रखा है। विजय माल्या जैसे बहुत सारे लोग हजारों करोड़ लेकर विदेश भाग गए, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हैं। विजय माल्या किस तरह से सरकार और कानून को सर्कस बनाकर यूके निकल लेता है और सब लोग मुंह ताकते रहते हैं। विजय माल्या एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहा था तो इस फ्लाइट में समीरा तैयब जी नाम की एक एयर होस्टेस थी, जिससे इनको प्यार हो जाता है और फिर आगे चलकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ टाइम बाद 7 मई 1987 को इनका बेटा होता है सिद्धार्थ माल्या, और उसी साल इनका डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन विजय माल्या यहाँ रुकते नहीं। आने वाले 2 साल में वो इंडियन मार्केट के अंदर किंग फिशर जो बियर थी उसको टॉप पर लाकर रख देते हैं। किंग फिशर जो ब्रांड था उसको एक नाम और ब्रांड के बजाय इंडिया के अंदर एक लाइफ स्टाइल, स्पेशली युवाओं के अंदर, ये सारी चीजें विजय माल्या ने की। एक्चुअली में इंडिया के अंदर अल्कोहल का एडवर्टीज करने पर बैन था। इस चीज से डील करने के लिए विजय माल्या ने एक नया तरीका निकाला, सरोगेट एड का। इसमें यह था कि किंग फिशर बियर के बजाय किंग फिशर सोडा, किंग फिशर पानी का बोतल, ये सब लॉन्च कर दिया, और किंग फिशर बियर का ऐड करने के बजाय इन सब का ऐड किया। पूरे इंडिया में किंग फिशर नाम से इन्वेंट कराने चालू कर दिए, और उस इन्वेंट में चारों तरफ बड़े बड़े होल्डिंग और बैनर लगा दिया गया किंग फिशर का, ताकि अगले दिन जब पूरे इंडिया के अखबारों में न्यूज में फोटो आए तो उसके पीछे किंग फिशर नाम दिखे। किंग फिशर अवार्ड भी शुरू कर दिया गया, हर जगह किंग फिशर वर्ड का यूज किया। अपने घर का नाम भी किंग फिशर विला रख दिया। ईयर 1988 में इन्होंने किंग फिशर डर्बी भी शुरू कर दी, जो स्पोर्ट का किंग फिशर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। यहाँ इसका मेन मकसद था किंग फिशर का नाम आगे करना। इस वजह से ये सारी चीजें कर रहे थे। और सबसे बड़ा फायदा किंग फिशर ब्रांड को तब मिला जब किंग फिशर स्विंग सूट कैलेंडर लॉन्च किया। इसको अतुल कसबेकर सूट कर रहे थे। इसकी वजह से हर जगह किंग फिशर की चर्चा होने लगी। इस कैलेंडर के लिए विजय माल्या मॉडल को खुद सिलेक्ट करते थे, और किंग फिशर कैलेंडर इतना बड़ा हो गया था कि जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में शामिल हो जाता था उसका कैरियर रातों रात
रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता था। दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुई थी और आगे चलकर फार्मूला 1 भी लॉन्च किया गया, जिसमें किंगफिशर का जबरदस्त प्रमोशन हुआ। King of good times, Vijay Mallya bagged another plum deal as he bought a Formula 1 team. It's turning out to be a well thought out business strategy. और ये सारी चीजें इस तरीके से की गई कि किंगफिशर नाम आते ही लोगों के दिमाग में बियर आ जाता था। जब ये सारी चीजें माल्या कर रहा था तो इसी टाइम पर माल्या कई सारी कंपनी को एक्वायर भी कर रहा था और माल्या ने पूरे बिजनेस को ग्लोबल कर दिया। किंगफिशर 50 से ज्यादा देशों में मिलने लगे थे। यूबी ग्रुप, जिसकी वैल्यूएशन विजय माल्या के ज्वाइन करने के टाइम पर 40 करोड़ थी, कुछ ही सालों के अंदर इसकी वैल्यूएशन 6000 करोड़ पहुंच गई थी। और जो लोग सोच रहे थे कि माल्या कंपनी नहीं चला पाएगा, उसका उल्टा किया माल्या ने। इसने किंगफिशर ब्रांड को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया और हर तरफ इसी के बारे में चर्चा होने लगी। और इसी बीच ईयर 1993 में माल्या ने दोबारा रेखा माल्या से शादी भी की, लेकिन बेटा इनका एक ही था, सिद्धार्थ माल्या। देखिए, ये जो लीकर इंडस्ट्री है इसमें तो फायदा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको चलाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें पूरी की पूरी इंडस्ट्री चलाने के लिए इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती है। लीकर इंडस्ट्री को छोड़िए, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के एक छोटा सा ठेका भी नहीं चल सकता है। ये सारी चीजों से निपटने के लिए माल्या खुद पॉलिटिक्स में घुसना चाहता था कि कोई दिक्कत ना आए आगे चलकर। और ईयर 2002 में माल्या इन चीज को लेकर कई जगह बात भी करता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है। अपने होम स्टेट कर्नाटक से राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट हो जाता है। इस चीज में इसका जनता दल और कांग्रेस सपोर्ट करती है और अब विजय माल्या माननीय सांसद हो जाते हैं। और अब यहाँ से माल्या का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके बाद विजय माल्या 15 नवंबर 2004 को अपनी कंपनी के सीएफओ निदुन गरी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उनको बुलाकर कहते हैं कि वो अगले साल किंगफिशर एयरलाइंस शुरू करेंगे। अब ये सुनकर सीएफओ बहुत निगेटिव रिस्पॉन्स देता है, लेकिन उसको पता था कि अगर विजय माल्या बोल दिए हैं तो वो अगले साल ये चीज करेंगे जरूर। और उसी दिन विजय माल्या सीएफओ से एक कॉल अरेंज कराते हैं। काफी देर बाद चलने के बाद बैंक लोन देने से मना कर देता और फिर विजय माल्या कहते हैं कि मैं बिना लोन के ही एयरलाइन शुरू करूंगा। इसके लिए एयरबस इंडिया का जो हेड था किरण राव, इससे फोन कॉल सेट होती है। एयरबस दुनिया भर में जो एयरप्लेन होते हैं उसको बनाती है, तो हर कंट्री में इसकी ब्रांचेज होती है। ऐसे ही एयरबस इंडिया जो था उसको किरण राव देखते थे। विजय माल्या किरण राव को कहते हैं कि उनको 10 एयरबस A20 और 3 A319 इतने एयरप्लेन चाहिए। ये बात करने के बाद तुरंत एक बोर्ड मीटिंग रखता है और वहां पर अनाउंस करता है कि अगले साल 7 मई 2005 को सिद्धार्थ, जो उनका बेटा है, उसका 18 साल का हो जाएगा और वो सिद्धार्थ को उनके 18वें जन्मदिन पर एक एयरलाइन गिफ्ट करना चाहते हैं। उसका नाम होगा किंगफिशर एयरलाइन। बोर्ड मीटिंग में इनके जो सभी लोग थे वो इससे खुश नहीं थे। बोर्ड मीटिंग में जो यूबी के एमडी थे वो कहते हैं फिर से ये सब स्टार्ट करना फायदे का सौदा नहीं होगा। इसके पहले भी माल्या ने यूबी एयर करके एयरलाइन के लिए कंपनी बनाई थी, जिसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। बाद में जो चार्टर प्लेन वगैरह जो रहते थे उन्हीं को चलाती थी, लेकिन माल्या कहते हैं कि मैंने मन बना लिया है, तैयारी शुरू कर दो, डिले नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 7 मई 2005 को, जिस दिन सिद्धार्थ का जन्मदिन है, उसी दिन पर लॉन्च करेंगे। विजय माल्या खुद से 400 करोड़ रुपए एयरलाइंस के लिए उसकी तैयारी स्टार्ट करने के लिए देता है। अब सिद्धार्थ माल्या का बर्थडे पास आ जाता है। पूरी जान लगाने के बाद भी 2 दिन डिले हो जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस अब 7 की जगह 9 मई को लॉन्च होती है, सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन के 2 दिन बाद। अब जैसे ही किंगफिशर लॉन्च होती है, चारों तरफ इसके लग्जरियस की वजह से हल्ला होने लगता है। न्यूज, टीवी, बेस 3 हर जगह इसके बारे में बात होती है।
पहले जहां एयरप्लेन में मैगजीन रख दी जाती थी, किंगफिशर के अंदर स्क्रीन्स लगा दी गई थी, हेडफोन्स मिलते थे वहां बैठने के बाद, गुड क्वालिटी फूड, वेल ट्रेंड एयर होस्टेस जिनको खुद माल्या सिलेक्ट करते थे। इनफैक्ट कई लोग जो वेल ट्रेंड एयर होस्टेस थी उनको देखने के लिए टिकट बुक कराते थे। एक साल के अंदर किंगफिशर को बहुत अच्छी ओपनिंग मिलती है, कई सारे अवार्ड मिलते हैं, लेकिन माल्या ने जिस हिसाब से पैसा खर्च किया था उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बन रही थी, लेकिन हाँ ब्रांड इस्टेब्लिश हो गया था। ये सारी चीजें देखने के बाद विजय माल्या और प्लेन खरीदने का सोचते हैं। इसके लिए IDBI बैंक के पास जाते हैं, लेकिन पहले यूबी ग्रुप के साथ कुछ इशू थे जिसकी वजह से IDBI बैंक माल्या को लोन देने से मना कर देती है। लेकिन विजय माल्या फिर भी पैसा लगा करके और एयरप्लेन खरीद लेते हैं। और अब इसके बाद विजय माल्या इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करना चाहते थे, लेकिन सिविल एविएशन के गाइडलाइन में एक लॉज था जिसके हिसाब से एयरलाइन को कम से कम 5 साल डोमेस्टिक फ्लाइट को चलाना होगा, तभी उसके बाद उसको इंटरनेशनल फ्लाइट चलाने का लाइसेंस मिलेगा। इस टाइम पर जेट एयरवेज के अलावा सिर्फ एक एयरलाइन थी जिसको 5 साल हो चुकी थी, वो थी एयर डेक्कन, जिसको GR गोपीनाथ चलाते थे। जो एयर डेक्कन एयरलाइंस थी इसने इंडियन मार्केट की नस पकड़ रखी थी। इसने बहुत ही कम पैसों में डोमेस्टिक ट्रेवल करवाती थी। कुछ रूट पर इन्होंने मात्र 500 रुपए में ही हवाई सफर कराते थे। इनको लग्जरी से कोई मतलब नहीं था, बस इनका मेन उद्देश्य था कि आदमी को एक जगह से दूसरी जगह कम से कम पैसों में पहुंचाना। एयरप्लेन के अंदर 2 टॉयलेट होते थे, उसमें से भी इन्होंने 2 की जगह 1 टॉयलेट कर दिया था और उनकी जगह पर इन्होंने 2 सीट लगवा दी थी। मतलब कि ये किंगफिशर से बिल्कुल अपोजिट थे। एयर डेक्कन जो कम प्राइस का जो गेम खेलता था, इसकी वजह से किंगफिशर के साथ साथ बाकी एयरलाइंस भी परेशान थी। विजय माल्या ने सोचा कि अगर हम इस एयरलाइन को खरीद लेते हैं तो इससे 2 काम हो जाएगा। एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, दूसरी चीज कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा। और माल्या इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि 2007 में बिना कोई बैलेंस शीट वगैरह चेक किए बिना जैसे तैसे करके एक्वायर कर लेते हैं। इसको एक्वायर करने के बाद इन्होंने इसमें कुछ चेंजेस भी कर दिए जो आगे चलकर सही नहीं निकले। पहली चीज, माल्या ने इनको एक्वायर कर लिया था और एक्वायर करते ही इसका नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया। दूसरी चीज, एयर डेक्कन जो थी जिसका नाम किंगफिशर रेड हो गया था, इसकी जो मेन यूएसपी थी कि यह एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बहुत कम किराया चार्ज करते थे। इसके टिकट बहुत सस्ते थे, लेकिन इसके इसी यूएसपी को चेंज कर दिया गया। किंगफिशर रेड बनाने के बाद उसकी जो फैसिलिटी थी उसको बढ़ा दिया गया। एक तरीके से किंगफिशर यहाँ पर एक अच्छी रनिंग प्रॉफिटेबल फ्लाइट थी, जो महंगे दामों में खरीद के सेम अपनी फ्लाइट किंगफिशर की तरह बना दिया था। और फिर कुछ टाइम बाद उसके भी पैसे बढ़ा दिए, और जब पैसे बढ़ा दिए गए तो लोगों ने बाकी जो एयरलाइंस थी जो इससे कम किराया चार्ज करती थी वहां पर लोग मूव कर गए। विजय माल्या इस कॉन्सेप्ट से बहुत दूर थे कि इंडिया में लोगों को सस्ते से सस्ते में एक जगह से दूसरे जगह जाना है, फैसिलिटीज कम हो या ज्यादा हो। बाकी एयरलाइंस के तुलना में किंगफिशर का जो किराया था वो बहुत महंगा था, क्योंकि ये फैसिलिटीज अधिक दे रहे थे। जब इन्होंने एयरलाइंस खोली थी तो इन्होंने बाकी एयरलाइंस के जो वहां के एम्प्लॉइज थे अपने यहाँ हायर करना स्टार्ट कर दिया, ज्यादा पैसा देकर 75% सैलरी हाइक करके दिया गया। इसीलिए दूसरी एयरलाइंस के लोग नौकरी छोड़ छोड़कर किंगफिशर की तरफ भागने लगे। किंगफिशर जो नाम बना रही थी, लेकिन एक्सपेंसेस की वजह से कभी प्रॉफिट में नहीं रह पाई। अब साल 2008 आ जाती है और अब यहां से किंगफिशर की दिक्कतें चालू हो जाती हैं। अब इसके बाद माल्या बैंक के तरफ रुख करता है और बैंक के पास लोन लेने के लिए पहुंचता है। बैंक क्या करता है, कंसोर्टियम बनाकर लोन देता है। कंसोर्टियम का मतलब सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं और एक बैंक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इस टाइम एसबीआई 17 बैंकों का कंसोर्टियम बना के लोन देती है
और SBI पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। अब इसके कुछ दिन बाद दोबारा से लोन लेता है माल्या। इस बार IBDI बैंक से 900 करोड़ का लोन लेता है माल्या, लेकिन यही बैंक पहले लोन देने के लिए मना कर रही थी। संडे वाले दिन जहां बैंक बंद रहते हैं, उस दिन बैंक खोलकर लोन को प्रोसेस किया जाता है और सिर्फ 2 दिन के अंदर लोन मिल जाता है। अब पैसा भी आ चुका था, फ्लाइटें भी खरीदी जा चुकी थी। इसके बाद किंगफिशर 2008 में बेंगलोर से लंदन अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट कर देता है और सेम ईयर में IPL की टीम बनाई जा रही थी। 446 करोड़ में माल्या इसी टाइम पर IPL की टीम खरीद लेता है। एक तरफ लोन लिया जा रहा था, दूसरी तरफ IPL की टीम खरीदी जा रही थी। इसके बाद माल्या जून 2009 में और प्लेन मंगाते हैं। A330 मॉडल मंगाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर 2010 में A380 मॉडल मंगाया जाता है। लोगों को लग रहा था कि ये पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जहां बाकी की एयरलाइंस ये सब कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये बैक टू बैक प्लेन खरीदे जा रहा है। इसके बाद डेट आता है जून 2010। इस टाइम पर बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट से माल्या राज्यसभा का MP बन जाता है। माल्या केवल नाम का MP बन बैठा था, या कुछ करता वर्ता नहीं था, लेकिन फिर भी सारी पार्टियां इसके MP बनने के लिए सपोर्ट करती थी। अभी सब पार्टियां क्यों इसका सपोर्ट करती थी, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस बार जब ये दोबारा MP बन के आता है तो MP बनने के थोड़े दिन बाद ही इसने फिर SBI से 1600 करोड़ रुपए का लोन लिया और जैसे ही लोन मिलता है इसकी खरीदारी फिर से चालू हो जाती है। ये बोइंग 777 खरीदता है। अगर आप पूरा लोन कैलकुलेट करोगे तो छोटे छोटे बैंकों से मिलकर कई सारे लोन लिए थे, तो ये 7000 करोड़ से अधिक लोन लिया था। सबको लग रहा था कि अगर बैंक लोन दे रही है तो कुछ सोच समझ कर दे रही होगी, कुछ सिक्योरिटी पर रखवाया होगा, जैसे आम आदमी से रखवाती है जब पैसा देना होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर कास्टिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। किंगफिशर की प्रॉफिट नहीं हो रही थी, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, ऑयल के प्राइजेज बढ़ गए थे, इसीलिए ये धीरे धीरे करके अपने वेंडर को पैसा नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से कई ऑयल कंपनीज थी जैसे HP और भारत पेट्रोलियम, इन्होंने किंगफिशर को बैन कर दिया था ऑयल देने के लिए, क्योंकि पहले के जो बिल थे वही नहीं क्लियर कर रहा था। लेकिन इंडियन ऑयल जो थी उसने कहा कि मैं तो तेल देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं किंगफिशर को, लेकिन एडवांस पेमेंट के बाद ही तेल मिलेगा। तो सिर्फ ऑयल कंपनी की ये दिक्कत नहीं थी, बेंगलोर और जो हैदराबाद एयरपोर्ट था, इन्होंने भी प्लेन उतारने के लिए जो लैंडिंग चार्जेज होते हैं वो एडवांस में लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग अपना प्लेन उतार देते थे और पैसा देते नहीं थे। इसीलिए एयरपोर्ट वालों ने किंगफिशर के लिए अलग से रूल बनाया कि हमें एडवांस में लैंडिंग चार्ज चाहिए, और इसी के साथ साथ लोन की जो इंस्टॉलमेंट थी वो भी इनकी रोक दी गई थी, वो भी डिफॉल्ट कर दी थी। केटरिंग वाले जो थे उनके भी पूरे बिल नहीं भरे गए थे। इन सारी वजह से पैसेंजर की भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे थे कि फैसिलिटीज सही नहीं आ रही हैं। किंगफिशर के जितने भी अलग अलग वेंडर थे, इन लोगों का भी ओवरलोड बकाया हो गया था। इनको चुप कराने के लिए इनको फर्जी चेक दे रखे थे। ये लोग जब पैसा के लिए चेक बैंक में डालते थे तो चेक बाउंस हो जाते थे, जिसके कारण सभी वेंडर्स ने चेक बाउंस को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किंगफिशर के ऊपर केस कर दिया। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तो सजा भी दिलवा दी थी किंगफिशर के CEO को, क्योंकि इनका 50 लाख का जो चेक था वो बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर हर तरफ से फंसता जा रहा था। किंगफिशर ने स्टाफ की जो सैलरी थी वो भी रोकना चालू कर दिया था। कई महीने हो गए थे जिनकी वजह से स्टाफ स्ट्राइक पर चले गए थे, और 2009 में किंगफिशर का अकेले 400 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ था। 2005 से लेकर जब तक किंगफिशर एयरलाइंस चली, इसने एक बार भी प्रॉफिट में नहीं थी। Went to Shri Pranab Mukherjee, then Finance Minister of India, and I said, Pranab da, আমার প্রবলেম আছে, কিংফিশার এয়ারলাইন্সকে ডাউনসাইজ করতে হবে। He said no, at this time connectivity is important. उसके बाद भी इसने बैंकों से लोन ले लेकर हर साल नए नए प्लेन खरीदे और अपने खर्चे कम नहीं किए।
पीआर में कई करोड़ रुपए इंजेक्ट करके जो कंपनीज का वैल्यूएशन है उसको बार बार बढ़ाने की कोशिश भी की गई। ये जो सारी चीजें हो रही थी, लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आ रही थी कि जिस तरह से विजय माल्या इन सब चीजों को हैंडल कर रहा था, जैसे सभी स्टाफ की सैलरी रोक रखी थी। I was proud of the care that I gave to my employees. Why would it be different for Kingfisher employees? लोन का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा था, लेकिन जब जन्मदिन आता था तो ये 3 दिनों तक पार्टी रखता था। कैलेंडर हो, स्पोर्ट लॉन्चिंग हो, इन सब चीजों पर पानी की तरह पैसा को बहा देता था। और माल्या ने खुद की सैलरी भी फिक्स कर रखी थी। वो किंगफिशर से 33 करोड़ से ऊपर सैलरी लेता था, खुद सैलरी टाइम टू टाइम लेता था। इतना सब कुछ होने के बाद इसके जो रहने का स्टाइल था उसमें कोई कमी नहीं आती है। माल्या इसी टाइम पर थीम पार्टी जो थी इसको बहुत पसंद थी, टाइम टू टाइम थीम पार्टी करता था। और जब ये अपने प्राइवेट जेट में ट्रैवल करता था तो हाइब्रिड डॉग, इनकी करोड़ों में कीमत होती थी, उनको लेकर करता था। मर्सिडीज कार का बहुत बड़ा फैन था। अगर कोई मॉडल थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता था तो सेम मॉडल को दोबारा खरीद लेता था। इसी टाइम पर ये यूके गया था। इसने कहा था कि इसके पहुंचने से पहले वहां पर मर्सिडीज होनी चाहिए। इसके जो टॉप ऑफिसर्स थे उसमें से एक ने कहता है, मैं जाकर विजय माल्या से बात करूंगा क्योंकि वहां पहले से 18 से 20 कार खड़ी है, पार्किंग की जगह नहीं है, इसीलिए खरीदना ठीक नहीं है। जिसके कारण विजय माल्या इतना गुस्सा हो जाता है कि माल्या कहता है कि अब मुझे एक नहीं 2 मर्सिडीज चाहिए सेम मॉडल की, और 2 में से एक मर्सिडीज खरीद कर वहीं छोड़ देता है। इसको यूनिक चीजों को खरीदने का बहुत शौक था। करोड़ों रुपए की चीज खरीदने का ये बहुत शौकीन था। इसने इससे पहले भी टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, गांधी जी की कई सारी चीजों को वह करोड़ों रुपए देकर खरीदा था। और जब इसका लोन वाला सारा मैटर चल रहा था, सीबीआई की जब इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि इधर माल्या लोन नहीं चुका पा रहा था, सेम टाइम पर माल्या ने 35 मिलियन यूरो की फ्रांस में एक प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, माल्या ने एक गिजमो होल्डिंग नाम का एक फर्म बनाया था जिससे 8 मिलियन यूरो का पेमेंट और करने वाला था फ्रांस के अंदर। और जब ऐसी 2-3 न्यूज आई तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये सेल कंपनी बना के इंडिया में जो लोन लेके बाहर पैसा शिफ्ट कर रहा था, और ये सारी न्यूज डे बाई डे आ रही थी। अब चेक बाउंस की बात हो, लोन का रीपेमेंट का बात हो, ये सारी चीजें चल ही रही थी। दिसंबर 2011 में यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट में आकर बताते हैं कि ये जो विजय माल्या का किंगफिशर है ये तो 2 साल से टैक्स ही नहीं भर रहा है। 150 करोड़ से ज्यादा किंगफिशर ने तो टैक्स ही नहीं भरा था। अब इस टाइम तक बैंकों को पता चल चुका था कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि ये हर तरफ से फंसता ही जा रहा था। इन सभी चीजों को देखते हुए बैंकों ने इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया था। कुछ बैंकों ने ये भी कहा कि बिलफुल डिफॉल्टर है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। Willful defaulter is a person who can pay and who doesn't pay. That's a crime. अब इतनी सारी चीजें इनके ऊपर चल रही थी सैलरी को लेकर। कोई और आदमी होता तो उसके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं होता है। कुछ होता तो बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट एसबीआई, विजय माल्या, आरबीआई, ये तीनों मिल करके मीटिंग करते हैं और इसमें से मास्टर डेबिट रिकॉस्ट एग्रीमेंट MDRA बनाते हैं। ये एग्रीमेंट 21 दिसंबर 2010 को साइन हुआ था और ये सारे बैंक इसमें साइन करते हैं। इसमें कहा गया था कि किंगफिशर का जो शेयर था उसको लेकर अपना लोन पूरा कर रही थी बैंक, लेकिन इस पर भी सवाल उठने लगते हैं। मार्केट में जो शेयर की कीमत थी वो 38 से 39 रुपए के बीच थी, लेकिन बैंक ने इसके जो शेयर थे उसको 64 रुपए के रेट से लिया। और जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो बैंकों ने कहा कि मार्केट अभी डाउन है। अगर ओवरऑल एवरेज देखोगे तो उसका एवरेज 64 ही निकलता है। तो 64 रुपए के हिसाब से किंगफिशर ने अपने लोन कन्वर्ट कर दिए। लेकिन ये सारी चीजें, इररिस्पॉन्सिबल चीजें जो हो रही थी, ये सिर्फ सरकारी बैंकों में ही हो रही थी। प्राइवेट बैंक भी लोन दिया था लेकिन वो काफी हद तक सेफ थी, जैसे ICICI हो गया,
HDFC हो गया, इन्होंने लोन दिए थे, लेकिन इन्होंने इनके बदले में इनकी जो दूसरी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट थी उसके शेयर्स गिरवी रखवा दिए थे, जिसको बेचकर इन्होंने अपना पैसा रिकवर कर लिया था। Willful defaulter is a person. So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? लोगों में डर आ गया था कि कहीं जो बैंक है जहां पर हमने पैसा जमा कर रखा है ये बंद ना हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, जब एक किसान लोन नहीं चुकाता है तो उसका घर और खेत तक बिक जाता है, और जब एक अमीर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक तक बिक जाता है। और ये जो सारी चीजें चल रही थी उसका ब्लेम सरकार के ऊपर आता है। और आगे जब यूके में केस चलता है तो वहां पर पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह के कुछ लेटर रिवील होते हैं, और जब ये लेटर रिवील हुए तो अपोजिशन ने ये ब्लेम लगाए कि पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह ने विजय माल्या को हेल्प करी थी लोन दिलाने के लिए। देखिए, जो बैंक लोन दे रहा था ये किंगफिशर के ब्रांड वैल्यू पर लोन दे रहा था, और ब्रांड वैल्यू कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैनेजर ने बैठ के गेस किया कि ये ब्रांड वैल्यू होगा। प्रॉपर इसके पास एक प्रोसेस होता है जिसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो सरकारी बैंक थे इन्होंने कैलकुलेट करा था 160 करोड़ ब्रांड वैल्यू, लेकिन एक ग्रांट थॉर्नटन करके एक ऑडिट फर्म है जिसको अभी अडानी ने हायर किया है। गवर्नमेंट के कई सारे क्लीन गंगा इनिशिएटिव हो गया, नीति आयोग हो गया, इन सब के साथ मिलकर काम कर चुकी है। किंगफिशर की ऑडिटिंग इसने करी थी। इसने जो इसके ब्रांड की वैल्यू निकाली थी वो 4100 करोड़ निकाली थी। तो थोड़ा मोड़ा नहीं, जमीन आसमान का फर्क था। कहां 160, कहां 4100 करोड़। इसने जो ब्रांड वैल्यू लगाई थी उसके बेसिस पर बैंक उठा उठा कर लोन दिए जा रहे थे। जब लोन डिफॉल्ट हुआ, जब ये लोग ब्रांड को बेचने निकले, जिसमें मेन ब्रांड थे फ्लाई किंगफिशर, फ्लाइंग मॉडल्स, फ्लाइंग द गुड टाइम्स, फन लाइनर, किंगफिशर, ये जो ब्रांड थे इनको कोई खरीदने ही नहीं आया। और ये सारी चीजें देखने के बाद फरवरी 2012 में किंगफिशर के जितने भी अकाउंट थे इनको फ्रीज कर दिया जाता है। You froze my assets in 2016. You can't freeze assets of a person on one hand and call him a chore on the other hand. I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. इसके बाद 20 अक्टूबर 2012 को नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने किंगफिशर एयरलाइंस के जो फ्लाइंग लाइसेंस थे इसको सस्पेंड कर दिया था। The crisis-ridden airline's license has now been suspended by the DGCA. किंगफिशर के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सारे के सारे ऑपरेशन बंद हो जाते हैं, सारे एम्प्लॉइज रोड पर आ जाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय माल्या राज्यसभा में बर्थडे पार्टी में IPL के मैचेज में बड़े आराम से मौज मनाते रहा। तो इतने बड़े बड़े ब्लंडर जानबूझकर कर रहे हैं या फिर गलती से होते हैं, इसके लिए CBI की एक इंक्वायरी बैठती है। तो सबसे पहले CBI ने वो चीजें करी जिसका सबसे ज्यादा डर था। CBI ने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को 16 अक्टूबर 2015 को लुक आउट नोटिस जारी करता है कि किसी भी कीमत पर विजय माल्या देश के बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर आता है तो उसको रोक कर वापिस भेजना है और CBI को इन्फॉर्म करना है। किसी भी कीमत पर वो देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। पता नहीं कैसे 24 नवंबर 2015 को CBI ने जो नोटिस भेजा था इसके अंदर 2-3 वर्ड चेंज कर दिए जाते हैं। अब इसमें यह कर दिया गया कि अगर विजय माल्या दिखता है तो उसको रोक कर बस पूछना है कि वो कहाँ जा रहा है, और जहां जा रहा है उसके लोकेशन को CBI को इन्फॉर्म कर देना है। उसको इंडिया से बाहर निकलने के लिए रोकना नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट भी किया था कि इस लुक आउट नोटिस को चेंज करवाने के लिए माल्या पहले दिल्ली पहुंचता है और एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी से मिलता है और नोटिस में चेंज करवा देता है ताकि वो देश छोड़कर भाग सके। इसके बाद जितने भी बैंक थे सभी 1 मार्च 2016 को इकट्ठे होते हैं और अटॉर्नी जनरल डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो विजय माल्या का पासपोर्ट है उसको तुरंत जब्त कर लीजिए, नहीं तो वो देश छोड़कर भागने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस की जो अर्जेंसी थी उसको समझता है और एक दिन बाद 3 मार्च 2016 को उसकी हियरिंग का टाइम फिक्स कर देता है कि हाँ ऐसा कर दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो 1 मार्च को विजय माल्या पार्लियामेंट में पहुंचता है और अगले दिन 2 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट से जेट एयरवेज के फ्लाइट नंबर 9W122 पकड़कर टर्मिनल 3 से 55 सूटकेस और अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ लंदन भाग जाता है। इस बार ये प्राइवेट जेट नहीं कमर्शियल फ्लाइट का यूज करता है और लंदन में मैडमे तुसाड्स बैग्स जो म्यूजियम है उसके बगल में बेकर स्ट्रीट जो थी वहां पर रहने लगता है। पहुंचने के बाद विजय माल्या कहता है कि मैं अरुण जेटली जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे बात करके आया। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport and then I flew. अब अरुण जेटली जी के ऊपर सवाल उठने लगे हैं तो अरुण जेटली कहते हैं कि 2 तारीख को वो मुझसे पार्लियामेंट में मिला था लेकिन वो एक एमपी था तो उसने कुछ बोला लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया। ऐसा कुछ हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था। मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया और मैंने ये कहा कि जाकर बैंक वालों से मिलो। लेकिन कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने कहा कि अरुण जेटली झूठ बोल रहे हैं। आप राज्यसभा की सेंट्रल हॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लो। 1 मार्च 2016 को 15 से 20 मिनट तक इन दोनों ने बात करी है। अगर ये चीजें गलत निकलती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब इधर ये सारी चीजें चलती रहती हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो था वो करता है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने माल्या की जो इंडियन कंपनीज थी उसको रीच आउट किया। यूके के इंडियन हाई कमिश्नर जो थे उनको रीच आउट किया। उसकी जो राज्यसभा की ऑफिशियल ईमेल आईडी थी उस पर भी मेल वगैरह भेजकर रीच आउट किया गया लेकिन इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। विजय माल्या के इंडिया से यूके भागने के बाद बैंक के सारे हाथ बंध गए थे और गवर्नमेंट के अधिकारी भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ से कुछ चीजें उनके हाथ में था। इंडिया और यूके के बीच में 22 सितंबर 1992 को एक ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें यह था कि अगर एक दूसरे देश का कोई आदमी क्राइम करता है तो उसको एक दूसरे देश को सौंप देंगे। इसी को बेसिस बना के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जनरल बीके सिंह ने फरवरी 2017 को एक रिक्वेस्ट भेजी और इस चीज पर एक्ट करते हुए ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो था वो विजय माल्या को 18 अप्रैल 2017 को अरेस्ट कर लेता है यूके के अंदर और कोर्ट जो था वहां लेकर पहुंचता है। लेकिन माल्या के जो लॉयर थे वो कंडीशनल बेल पर उसको छोड़वा लेता है। इस तरह से वह बार बार बचता रहता है और अब इंडिया के बैंक भी यूके जाकर केस लड़ रहे हैं। बैंक कह रहे हैं कि माल्या बिलफुल डिफॉल्टर है, मतलब कि जानबूझकर इसने ये सारी चीजें की हैं। Willful defaulter is a person who can pay and who doesn't pay. That's a crime. फिलहाल ये कब इंडिया वापस आएगा इसका कोई पता नहीं है लेकिन सरकार कहती है कि इसको वापस लाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।